नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ममता बनर्जी को लेकर अक्सर खबरों का बाजार गर्म रहता है। हम सब जानते हैं कि 2024 के इलेक्शन नजदीक हैं और उस संदर्भ में दिल्ली, बिहार और झारखंड, इन तीन स्टेट्स में ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम एक्टिव है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की कुर्सी चली गई और अभी वो 5 दिन के रिमांड पर हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी पूछताछ के लिए बार बार नोटिस भेज रही है, लेकिन वो सरकारी संस्थाओं के कपड़े फाड़ने में खुद ही उतारू हैं। वहीं बिहार अलायंस टूटते ही लालू यादव और तेजस्वी यादव से जोर शोर से पूछताछ शुरू हो गई है। कुल मिलाकर अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले ईडी और सीबीआई की टीमें पश्चिम बंगाल में अपना ठिकाना जमा सकती हैं, क्योंकि ममता सरकार के 14 नेता इन एजेंसियों के रडार पर हैं, जिनमें विधायकों और मंत्रियों के अलावा कई सांसद भी शामिल हैं। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जनवरी में ईडी को सेंट्रल फोर्स की एक कंपनी दे दी है, जो इशारा कर रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है बिहार की तरह। शायद बिहार की तरह ममता दीदी की भी सरकार को ठिकाने लगाने की कोशिश की जा सकती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई सारे रीढ़ की सीधी हड्डी वाले न्यूज़पेपर्स का मानना है कि सेंट्रल एजेंसियां जल्द ही बंगाल में अपना एक्शन तेज कर सकती हैं और इसीलिए इनको सेंट्रल फोर्स की एक और एजेंसी दे दी गई है। कोई नई बात नहीं कि आने वाले समय में टीएमसी के नेताओं के घरों और ऑफिसों पर रेड की जा सकती है और कई सारे नेता गिरफ्तार भी किए जा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टीएमसी के सीनियर लीडर और पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी पहले से ही जेल में हैं। पार्थ के अलावा बीरभूम से पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे अनुब्रत मंडल, पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक, विधायक माणिक भट्टाचार्य और यूथ विंग के अध्यक्ष रह चुके कुंतल घोष भी जेल की सेवा ले रहे हैं। दोस्तों, जांच इतनी तेजी से चल रही है कि अब जांच की आंच ममता बनर्जी के परिवार तक पहुंच चुकी है। उनके भतीजे और पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी कोयला घोटाले में आरोपी हैं। ऐसे में अब अगर सेंट्रल एजेंसियां छापेमारी करती हैं तो अगले कुछ दिनों में पश्चिम बंगाल में केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई और तेज हो जाएगी और कोई बड़ी बात नहीं कि एक बार फिर से सेंट्रल एजेंसी और बंगाल की पुलिस आमने सामने आ जाए। आइए जानते हैं कि ममता दीदी की पार्टी के किन किन नेताओं पर ईडी अपनी स्किल्स आजमा सकती है। ममता दीदी की पार्टी के एक नेता हैं फिरहाद हकीम। ये कोलकाता नगर निगम के मेयर हैं और ममता कैबिनेट में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं। ये म्युनिसिपल रिक्रूटमेंट स्कैम, शारदा और नारदा घोटाले में भी इनका नाम है और नारदा केस में एक बार पहले भी अरेस्ट हो चुके हैं। हकीम साहब ममता दीदी के काफी करीबी माने जाते हैं और माइनॉरिटी में इनका काफी दबदबा है और ये माइनॉरिटी पॉपुलेशन वाले इलाके मुर्शिदाबाद, मालदा और बीरभूम एरिया में संगठन का काम देखते हैं। दूसरे नंबर पर गिरफ्तार हो सकते हैं सुजीत बोस। ये फायर ब्रिगेड एंड इमरजेंसी सर्विसेज के मिनिस्टर हैं और दमदम म्युनिसिपैलिटी के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। इनका भी नाम म्युनिसिपैलिटी रिक्रूटमेंट स्कैम में आया हुआ है और ईडी का एंटीना इनकी तरफ भी झुका हुआ है। सुजीत बोस पहले सीपीएम में थे, अब नॉर्थ 24 परगना जिले के दमदम में पार्टी की पूरी जिम्मेदारी इनके कंधों पर है और ये दमदम के काफी पॉपुलर नेता हैं। इसके साथ ही ये श्री भूमि नाम से होने वाली कोलकाता की एक सबसे बड़ी दुर्गा पूजा वो भी ऑर्गेनाइज कराते हैं। इनके बाद अगला नंबर आता है सुजीत बनर्जी का। ये पुरुलिया जिला परिषद के पूर्व सभापति हैं और कैटल स्मगलिंग में इनका नाम है, जिसकी जांच ईडी कर रही है और उस जांच के रडार की पूंछ इनकी छत के ऊपर टिकी हुई है। सुजय पुरुलिया में काफी मजबूत कैंडिडेट हैं। इनकी मजबूती का अंदाजा आप इससे लगा लीजिए कि इन्होंने उस बीजेपी पार्टी को यह चुनौती दे डाली कि बीजेपी जिले में एक भी सीट नहीं जीत पाएगी, ये जानते हुए कि ईडी इन्हीं के हाथ में है। अगला नंबर है पार्थ भौमिक का। ये इरिगेशन मिनिस्टर हैं और ये भाई साहब शिक्षक भर्ती घोटाले में आरोपी हैं। कुंतल घोष और माणिक भट्टाचार्य के साथ एसोसिएट बताए जा रहे हैं और मामले में इनका भी नाम है और इस मामले की जांच भी ईडी कर रही है। ये ममता दीदी के भतीजे और पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी के खास बताए जा रहे हैं। नई जनरेशन के लीडर माने जाते हैं और साउथ दमदम एरिया में इनका तगड़ा दबदबा है। इसके बाद ममता सरकार के कैबिनेट मंत्री अरूप राय का नाम आता है, जो हावड़ा जिले की कोऑपरेटिव सोसाइटी में गड़बड़ी के आरोपी हैं और इस केस की जांच भी सीबीआई कर रही है। इनकी खासियत यह है कि ये एक अच्छे ऑर्गेनाइजर होने के साथ साथ टीएमसी के काफी पुराने कार्यकर्ता हैं और ममता दीदी के खास माने जाते हैं। इनके बाद अगला नंबर आता है ममता सरकार के लेबर मिनिस्टर मलय घटक का। ये भाई साहब कोयला और गो तस्करी के मामले में फंसे हुए हैं। ईडी इनको करीब 20 बार नोटिस भेज चुकी है और ये केवल 3 बार पूछताछ में शामिल हुए हैं। घटक साहब की ईस्ट और वेस्ट वर्धमान के साथ साथ पुरुलिया और बांकुड़ा के एरिया में काफी अच्छी पकड़ है। अगला नाम आता है ममता दीदी के राज्य मंत्री श्री रविंद्र घोष का।
ये शिक्षक भर्ती घोटाले में आरोपी हैं और इनकी भी जांच सीबीआई कर रही है। ये भी कूच बिहार के मजबूत नेता माने जाते हैं। इसके बाद नंबर आता है नुसरत जहां का, जो बशीर हाट सीट से सांसद हैं। इनके ऊपर छोटा सा मुकदमा है फ्लैट सेलिंग स्कैम का, जिसमें ईडी ने अब तक केवल 6 घंटे की पूछताछ की है, जो कि कुछ भी नहीं है। ये पार्टी की सेलिब्रिटी और स्टार प्रचारक है। ये अपनी सीट के साथ साथ कई दूसरी सीटों पर भी प्रचार करती है और पार्टी को मजबूत बनाने का काम करती है। गिरफ्तार होने वालों की लिस्ट में अगला नंबर है देव दीपक अधिकारी का। इन पर कैटल स्मगलिंग में शामिल होने का आरोप है और बताया जा रहा है कि दीपक ने स्मगलिंग से जो पैसा कमाया है वो फिल्मों में लगा दिया, उसकी फिल्म बना दी। अब जाहिर सी बात है, अगर पैसा होगा तो कहीं ना कहीं तो आदमी लगाएगा ना। दीपक एक्टर से नेता बने और अपनी पॉपुलैरिटी के बलबूते पर पार्टी को काफी मजबूत किया है। अगला नंबर है बागदा से विधायक विश्वजीत दास का। ये भाई साहब पहले टीएमसी से बीजेपी में चले गए, उसके बाद वापस टीएमसी में आ गए और शिक्षक भर्ती घोटाले की फाइल खुलवा बैठे। इनका भी नाम शिक्षक भर्ती घोटाले में है और आरोप है कि इन्होंने सिफारिश करके अपने लोगों को नौकरी दिलवा दी। अब इसकी भी जांच सीबीआई कर रही है। अब बताओ, अगर कोई नेता अपने लोगों की सिफारिश भी नहीं करेगा तो कौन उसके लिए अपनी चप्पलें तुड़वाएगा, कौन पैर घिसाएगा भाई? वैसे मेरे ख्याल से ऐसा कोई नेता नहीं होगा जिसने अपने नजदीकियों को सरकारी नौकरी नहीं दिलवाई होगी या किसी की सिफारिश नहीं की होगी। हालांकि इनका नाम फूड स्कैम में भी आया हुआ है और ये बागदा में पार्टी का काम देखते हैं और अच्छे ऑर्गेनाइजर माने जाते हैं। अगला नाम पूर्व मंत्री शांतिराम महतो का है। इन पर भी शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई की जांच चल रही है। इनका पुरुलिया जिले में इतना असर है कि ये आज तक चुनाव हारे ही नहीं है। अगला नंबर आता है ममता दीदी की पार्टी के विधायक और बांकुड़ा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अरूप चक्रवर्ती का। इनका नाम भी कैटल स्कैम में आया हुआ है। ये भी बीजेपी नेताओं को खुलेआम चुनौती देते हैं। दे भी क्यों ना, भला अपने एरिया के बाहुबली जो माने जाते हैं। इसके बाद लिस्ट में अगला नंबर आता है मिस्टर जे इस्लाम का, जो डोमकल से विधायक भी हैं और म्युनिसिपल के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इन पर सरकारी स्कूलों में हुई भर्तियों में गड़बड़ी करने का आरोप है। एक बार सीबीआई ने इनके घर पर छापा भी मारा था और करीब 28 लाख रुपए का कैश और काफी सारे गहने जब्त किए थे। इनके कई जिलों में कॉलेज हैं और डोमकल में पार्टी का काम देखते हैं। इसके बाद सुशांत महतो का नाम आता है, जो पुरुलिया के बागमुड़ी से विधायक हैं। कोयला और गो तस्करी मामले में इनका नाम आया हुआ है और ये जिले के मजबूत नेता होने के साथ साथ पार्टी का काम भी देखते हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में लेफ्ट का 34 साल का राज खत्म करने के बाद ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी ने साल 2011 में सरकार बनाई थी। उसके बाद साल 2016 में और फिर 2021 में चुनाव जीतकर पार्टी ने हैट्रिक लगा दी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार पश्चिम बंगाल में 18 सीटें जीती थी और उसके बाद से ही बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी वाले लगातार ममता सरकार के 13 साल के राज में हुए घोटालों पर टीएमसी को घेर रहे हैं, जिसमें राशन घोटाला, फ्लैट घोटाला जैसे तमाम स्कैम शामिल हैं। एक बार जान लेते हैं कि ममता सरकार के उन 3 बड़े घोटालों के बारे में जिनमें काफी बड़ी गड़बड़ियां पाई गई हैं और टीएमसी के कई नेता अधिकारियों के गले की फांस बन गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम की। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में टीचर रिक्रूटमेंट के लिए साल 2014 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसके बाद साल 2016 में ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हुआ। फिर इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट में कई पिटीशन दायर किए गए, जिनमें बताया गया कि भर्तियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, कम नंबर वाले मेरिट में है और मेरिट वाले लिस्ट से बाहर हैं और ऐसे कैंडिडेट्स को भी अपॉइंटमेंट लेटर मिल गए जिनका मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं था। ऐसा ही दूसरा केस भी है जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार ने 2016 में स्कूल सर्विस कमीशन यानी एसएससी के जरिए ग्रुप डी के 13,000 पदों पर भर्ती निकाली थी और उसमें भी 25 कैंडिडेट्स को फर्जी तरीके से अपॉइंट करने का आरोप है। इस मामले में कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई जांच कर रही है। इसके बाद अगला आता है कोयला और गाय तस्करी का मामला। दोस्तों, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश से लगने वाली करीब 2216 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर हर साल हजारों पशुओं की स्मगलिंग की जाती है। इस मामले में आरोप है कि बीएसएफ, कस्टम, पुलिस अधिकारी और नेताओं की मिली भगत से ये स्मगलिंग की जाती है और इस मामले की जांच भी सीबीआई कर रही है। वहीं कोयला घोटाले के कोयले की गैर कानूनी माइनिंग और उसको ट्रांसपोर्ट करने के आरोप हैं, जिसमें ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर गंभीर आरोप लगे हैं और इसकी जांच भी ईडी और सीबीआई कर रही है। म्युनिसिपैलिटी रिक्रूटमेंट स्कैम में नगर निगम में गलत तरीके से भर्ती के आरोप हैं और इस मामले में भी कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई जांच कर रही है और ईडी भी जांच में शामिल है। इसमें इस मामले में दावा है कि अब तक गलत तरीके से की गई करीब 2000 भर्तियों का डेटा मिल चुका है, जिसमें आरोप है कि हर भर्ती के लिए एवरेज 5 लाख रुपए लिए गए थे। दोस्तों, एक बात हम सब समझ चुके हैं कि अक्सर किसी भी चुनाव से पहले, खासकर लोकसभा चुनाव से पहले, सारी सेंट्रल एजेंसियां नॉर्मल से
ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। और यही बात पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रशांत भट्टाचार्य भी कह रहे हैं। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव के पहले सेंट्रल एजेंसियां ज्यादा एक्टिव हो जाएंगी और इन्हीं एजेंसीज के बूते पर बीजेपी पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 में से कम 35 सीटें तो जीत ही लेगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहां लड़ाई सीधे सीधे ममता बनर्जी से है, जो बीजेपी वालों की रग रग से वाकिफ है और उनकी सारी पॉलिटिकल टैक्टिक्स जानती है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल को लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल करके विपक्षी पार्टियों को डराने और धमकाने का काम कर रही है। एक तरफ तो लोकसभा चुनाव से पहले इन एजेंसीज की चहल पहल बढ़ जाना और विपक्षी नेताओं को ताबड़तोड़ गिरफ्तार करना, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की सरकार वाले त्रिपुरा और असम में कई बड़े घोटालों में शामिल नेताओं को बचाया जाना, ये साफ दर्शाता है कि कार्रवाई एक तरफा विपक्ष पर ही की जा रही है। बंगाल में ही शारदा ग्रुप के एमडी सुदीप्त सेन ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ लिखित शिकायत की है, लेकिन सीबीआई ने अब तक इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया है। हालांकि बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि सेंट्रल एजेंसियां इंडिपेंडेंटली काम करती हैं। बंगाल करप्शन में डूबा हुआ है, जहां राशन, एजुकेशन, कोयला, केटल से लेकर मिड डे मील तक में टीएमसी नेताओं ने करप्शन किया है। वहीं फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर मेडिकल एंट्रेंस में रिजर्वेशन के मामले में जस्टिस अभिजीत गांगुली की इंक्वायरी के ऑर्डर के खिलाफ भी टीएमसी डिवीजन बेंच और अपेक्स कोर्ट तक क्यों गई, जबकि सीएम ने भी माना है कि फर्जी सर्टिफिकेट है। बीजेपी के अधिकारी का कहना है कि सेंट्रल एजेंसियां ईमानदारी से काम करने की कोशिश करती हैं, लेकिन राज्य सरकार मनी कलेक्ट करने वाले रैकेट के साथ खड़ी होती है और अधिकारियों को पहले से पता है कि करप्शन में इन्वॉल्व ये जितने भी लोग हैं सब गिरफ्तार होंगे। लेकिन बीजेपी में शामिल एक भी व्यक्ति करप्ट नहीं है और जो थे उनको साफ कर दिया गया है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, पूरे साल शांति से काम करने वाली केंद्रीय एजेंसियां आखिर इलेक्शन से पहले लोगों को गिरफ्तार करने के लिए क्यों आतुर हो जाती हैं? खैर, हो सकता है इस दौरान अधिकारी अकेला महसूस करते हो। क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।